साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेबर्स लॉ, फेक्नर्स लॉ और सिग्नल डिटेक्शन थियरी। आज का लेक्चर साइकोफिजिक्स का पार्ट 3 होगा, जो कि साइकोफिजिक्स का अंतिम पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। साइकोफिजिक्स चैप्टर के 2 पार्ट पहले आ चुके हैं। पहले पार्ट में साइकोफिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। उस पार्ट का मेन फोकस था थ्रेशोल्ड्स, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। साइकोफिजिक्स के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था मेथड्स ऑफ साइकोफिजिक्स, जिसमें मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई एंड मेथड ऑफ एवरेज एरर को देखा था। और ये तीसरा और अंतिम पार्ट है साइकोफिजिक्स का। 19th सेंचुरी में साइकोफिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्चेस किए गए, जिसमें मेन फोकस साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट का था कि जो हमारा डिफरेंस थ्रेशोल्ड है, डीएल है या जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जेएनडी है, उनका स्टिमुलस वैल्यू से क्या रिलेशन है। इसी रिलेशन को देखने के लिए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट E.H. वेबर, जो कि लिप्जिग यूनिवर्सिटी में फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इनके रिलेशन को जानने की कोशिश की। वेबर के एक्सपेरिमेंट्स का जो मेन फोकस था वो ये था कि जो स्टिमुलस इंटेंसिटी होती है और जो जेएनडी होता है, उसके बीच का रिलेशनशिप कैसा है। क्या डीएल किसी संवेदी क्षेत्र के लिए एक निश्चित फिक्स मान होता है, मीन्स जो हमारा सेंस मोडेलिटी होता है उसके लिए डीएल या जेएनडी एक फिक्स वैल्यू होती है, और क्या स्टैंडर्ड स्टिमुलस का अगर हम मान बढ़ाएं तो डीएल में कोई परिवर्तन होता है, ये भी बढ़ता है या घटता है। इन्हीं सब की स्टडी के लिए वेबर ने रिसर्च किया, और अपने स्टडीज़ के बाद वेबर ने एक नियम प्रतिपादित किया जो कि साइकोफिजिक्स में वेबर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। क्या है वेबर्स लॉ? मानक उद्दीपक के मान तथा डीएल या जेएनडी के उत्पन्न करने के लिए निम्नतम मान के बीच एक निश्चित एवं सतत अनुपात, कांस्टेंट रेशियो होता है, जिसके अनुसार दोनों में परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि जब हम डीएल का मेजरमेंट करते हैं तो हम 2 तरीके की वैल्यूज लेते हैं। एक तो हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस होता है, एक कंपैरिजन स्टिमुलस होता है, जिनके बीच हम कंपैरिजन करके जेएनडी फिक्स करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। वेबर का क्या कहना था? वेबर का कहना था कि जो हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस का मान है तथा जेएनडी के उत्पन्न करने के लिए जो निम्नतम मान है, उसके बीच एक निश्चित अनुपात होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है, और इसी कांस्टेंट रेशियो में दोनों में परिवर्तन होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक 5 kg का वेट है, हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस है, और हम 5.5 kg का वेट देते हैं तो पहला जेएनडी महसूस होता है, मीन्स हमारा सब्जेक्ट डिफरेंस फील करता है। तो हमारा यहाँ डीएल क्या होगा? 0.5 kg। अब जो वेबर का लॉ है, जो वेबर का नियम है, इनके अनुसार जो हमारा डीएल 0.5 kg है, अगर हम स्टैंडर्ड स्टिमुलस को बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, न कि ये 0.5 kg फिक्स रहेगा। जैसे 5 kg का 0.5 kg डीएल है, तो अगर हम 10 kg लें तो उसका डीएल 0.5 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 kg में अगर हम 0.5 kg बढ़ा देते हैं, मीन्स 10.5 kg करते हैं, तो 10 kg से उसको डिफरेंस फील होगा, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू वेबर यह रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे 5 kg के लिए 0.5 kg हमारा डीएल था, जेएनडी था, तो 10 kg के लिए जस्ट इसका डबल हो जाएगा, मीन्स 1 kg। अगर हम 10 kg का वेट देते हैं और हमको जेएनडी फील करना होगा या सब्जेक्ट को जेएनडी फील करना होगा, तो हमें 11 kg का वेट देना होगा, कंपैरेटिव वेट, तब वो जेएनडी फील करेगा। यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस जिस रेशियो में बढ़ रहा है, उसी रेशियो में हमारा डीएल भी बढ़ रहा है। 5 kg का डीएल 0.5 kg था, जबकि 10 kg का डीएल 1 kg हो जा रहा है।
ऐसे ही अगर 20 kg का अगर हमको वेट देना है और हमको JND फील करवाना है सब्जेक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू वेबर्स लॉ हमको 2 kg का वेट एक्स्ट्रा देना होगा। मीन्स 20 kg के साथ अगर हम 22 kg देंगे तब वो JND फील करेगा या DL फील करेगा। अदरवाइज अगर हम इससे कम देते हैं, जैसे 5 kg में 0.5 था, अगर हम 20.5 kg देते हैं तो अंतर महसूस नहीं करेगा। 10 kg में 1 kg हम दे रहे हैं, अगर 20 में 1 kg दें, 21 kg दें 20 के साथ, तब वो डिफरेंस फील नहीं करेगा। बल्कि 20 के साथ हमको 2 kg एक्स्ट्रा देना होगा, 22 kg देना होगा, तब वो JND या DL महसूस करेगा या डिफरेंस महसूस करेगा। सो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस बढ़ रहा है उसी रेशियो में हमारा DL बढ़ रहा है। मीन्स इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वह कांस्टेंट है। इसके लिए वेबर ने एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा I बाई I इज इक्वल टू K। यहाँ डेल्टा I का मतलब है DL, I का मतलब है स्टैंडर्ड स्टिमुलस और K का मतलब है कांस्टेंट। मीन्स DL बाई स्टैंडर्ड स्टिमुलस इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे उस एग्जाम्पल में अगर हम लें तो 5 kg में 0.5 kg एक्स्ट्रा हम कर रहे थे, तब डिफरेंस महसूस कर रहा था हमारा सब्जेक्ट। मीन्स यहाँ हमारा DL क्या था? 0.5 kg। सो वेबर्स फ्रैक्शन क्या होगा या वेबर्स रेशियो क्या होगा? 0.5 बाई 5 इज इक्वल टू 1/10। ये 1/10 कांस्टेंट रहेगा और यही 1/10 वेबर्स फ्रैक्शन या वेबर्स रेशियो या वेबर्स कांस्टेंट कहलाता है। अब इस रेशियो को अपने एग्जाम्पल में लें। हम 10 kg का दे रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10, हमारा रेशियो 1/10 है, पहले 5 kg में फिक्स किया गया है। तो अगर हम 10 kg का वेट देते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 इज इक्वल टू 1 kg यहाँ हमारा DL होगा। 1 kg बढ़ाकर अगर हम कंपैरिजन स्टिमुलस देते हैं तब डिफरेंस फील करेगा। वैसे एग्जांपल 20 kg का, 20 kg में रेशियो क्या हमारा था? 1/10, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 इज इक्वल टू 2। ऐसे अगर 50 kg का अगर हमको वेट देना हो और JND डिटरमाइन करना हो तो हमको कितने का वेट देना होगा? हमारा वेबर्स फ्रैक्शन क्या था? 1/10। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स 50 के साथ हम अगर 55 किलो का वेट देंगे तब व्यक्ति को डिफरेंस महसूस होगा, सब्जेक्ट को डिफरेंस महसूस होगा। अगर हम 50 के साथ 51 kg देते हैं, 50 के साथ 52 kg देते हैं, 50 के साथ 53 kg देते हैं, 50 के साथ 54 kg देते हैं, तो वह डिफरेंस फील नहीं करेगा। दिस इज द वेबर्स रेशियो और वेबर्स फ्रैक्शन और वेबर्स कांस्टेंट। इस प्रकार वेबर्स लॉ के संबंध में अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी उद्दीपक के संबंध में बिल्कुल प्रारंभिक भिन्नता अनुभूत करनी हो तो उसे एक अस्थायी अनुपात के साथ बढ़ाना होगा। मीन्स stimulus must be increased by a constant fraction of its value to be just noticeable difference। वेबर्स लॉ को लेकर कई रिसर्चेज किए गए और इस रेशियो को स्टडी किया गया कि क्या यह रेशियो वही होता है जो वेबर ने अपने लॉ में बताया था। तो जो मेन क्रिटिसिज्म था वो ये था कि जो स्टिमुलस वैल्यू होती है उसके एक्सट्रीम पर DL निर्धारित करने में थोड़ी कठिनाई होती है। वेबर्स लॉ के बारे में गैरेट ने स्टडी की और इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड देयरफॉर दैट वेबर्स लॉ ब्रेक्स डाउन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्टिमुलस स्केल। क्या मतलब इसका? मतलब हमें यह निष्कर्ष निकालने पर विवश हो जाना पड़ता है कि वेबर का नियम उद्दीपक मापने के छोरों पर टूट जाता है। मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस होता है, जो हमारा स्टिमुलस वैल्यू होता है, उसके एक्सट्रीम पर या तो बहुत अधिक या तो बहुत कम अगर स्टिमुलस वैल्यू हो, वहाँ वेबर्स लॉ फेल करने लगता है। ये मेन बेसिस था वेबर्स लॉ को क्रिटिसाइज करने का।
वेबर्स फ्रैक्शन या वेबर्स कांस्टेंट पर अनेक रिसर्चेज किए गए, अनेक स्टडीज़ करी गई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी जीटी फेक्नर की थी। जीटी फेक्नर ने वेबर्स लॉ को इलैबोरेट किया और एक नया नियम दिया, उसका संशोधित नियम दिया, जो कि फेक्नर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। फेक्नर नियम के अनुसार या फेक्नर्स लॉ के अनुसार उद्दीपक के मान तथा उससे उत्पन्न होने वाली संवेदना के बीच लघुगणकीय संबंध पाया जाता है, लॉगरिदमिक रिलेशनशिप पाया जाता है। इस नियम के अनुसार जब उद्दीपक के मान में ज्यामितीय वृद्धि की जाती है, तब उससे उत्पन्न संवेदना में अंकगणितीय क्रम में वृद्धि होती है। मीन्स जब हम स्टिमुलस वैल्यू में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तब हमारे सेंसेशन में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता है। और जब दो फैक्टर हों, एक में ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट हो रहा हो, दूसरे में अरिथमेटिकल इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को लॉगरिथमिक रिलेशनशिप या लघुगणकीय संबंध कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप मीन्स गुणक के रूप में वृद्धि, अरिथमेटिकल इंक्रीमेंट मीन्स एडिशन के रूप में वृद्धि। जैसे log 1 इज इक्वल टू 0, log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इज इक्वल टू 2, log 1000 इज इक्वल टू 3। यहाँ क्या हम देख रहे हैं, एक में 1, 10, 100, 1000 ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे में 0, 1, 2, 3 एडिशनल या अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या अरिथमेटिकल इंक्रीमेंट हो रहा है। सो अगर इस तरीके का रिलेशनशिप कहीं पाया जा रहा हो, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को लॉगरिदमिक रिलेशनशिप कहा जाता है। और फेक्नर ने बताया था कि स्टिमुलस वैल्यू और सेंसेशन में यही लॉगरिदमिक रिलेशनशिप पाया जाता है। मीन्स स्टिमुलस वैल्यू में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, जबकि सेंसेशन में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता है। फेक्नर ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू K log S, जहां R मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन है, संवेदना की तीव्रता, K वेबर्स कांस्टेंट है और S मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस वैल्यू है या उद्दीपक मान की तीव्रता है। फेक्नर्स लॉ को अगर हम ध्यान से देखें या कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो दो मुख्य बिंदु उभर कर सामने आते हैं। पहला, उद्दीपक के किसी स्तर पर उत्पन्न डीएल या जेएनडी द्वारा संवेदना में हमेशा समान वृद्धि होती है या इक्वल इंक्रीमेंट होता है। दूसरा, संवेदना उन सभी डीएल या जेएनडी का योग होता है जो संवेदना उत्पन्न करने के पहले आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फेक्नर्स लॉ है वो वेबर्स लॉ का इलैबोरेटेड रूप तो है ही, बल्कि यह और अधिक साइंटिफिक रूप भी है। अब साइकोफिजिक्स के लास्ट पार्ट पे आते हैं और वह है सिग्नल डिटेक्शन थियरी या संकेत संज्ञापन सिद्धांत। क्या है संकेत संज्ञापन सिद्धांत या सिग्नल डिटेक्शन थियरी या SDT? जब कोई उद्दीपक या संकेत हमारे सामने उपस्थित किया जाता है, तो उससे उत्पन्न संवेदना मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। एक सेंसरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है, मीन्स जो हमारा सिग्नल है उससे रिलेटेड कौन सा सेंसरी ऑर्गन है उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। जैसे सुनने वाला सिग्नल है तो हमारे कानों की क्रियाशीलता पर निर्भर करेगा, कोई देखने वाला स्टिमुलस है तो हमारी आँखों की क्रियाशीलता पर निर्भर करेगा। सो पहला जो फैक्टर है वह है सेंसरी फैक्टर, और उद्दीपक या संकेत की संवेदना हमको होगी या नहीं वह दूसरे फैक्टर पर भी निर्भर करता है, और वह फैक्टर है नॉन सेंसरी फैक्टर्स, जैसे इंडिविजुअल का मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, एक्सपेक्टेशन, नॉइज इत्यादि। तो संकेत संज्ञापन सिद्धांत या सिग्नल डिटेक्शन थियरी हमें यह बतलाता है कि किसी संकेत की पहचान से संबंधित निर्णय कहाँ तक संवेदी कारकों द्वारा प्रभावित होता है और कहाँ तक असंवेदी कारकों द्वारा प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि
संकेत संज्ञापन सिद्धांत संवेदी कारकों तथा असंवेदी कारकों को अलग करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। सिग्नल डिटेक्शन थियरी के एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं? इसमें बेसिकली दो कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक कंडीशन वो होती है जिसमें सिग्नल प्रेजेंट रहता है और सब्जेक्ट को उस सिग्नल को पहचानना या डिटेक्ट करना होता है, और दूसरी कंडीशन होती है कि जिसमें सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता या स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है और उस कंडीशन में प्रयोज्य के रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं। तो ऐसे में बेसिकली 4 तरीके के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। जैसे अगर सिग्नल प्रेजेंट है और सब्जेक्ट येस में रिस्पॉन्स दे रहा है, मीन्स वो सिग्नल को पहचान ले रहा है, तो ये पहले प्रकार का रिस्पॉन्स कहा जाता है और इसको हिट रिस्पॉन्सेस के नाम से जाना जाता है। अगर सिग्नल प्रेजेंट है लेकिन सब्जेक्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और वह रिस्पॉन्स मिस रिस्पॉन्स कहा जाता है। सिग्नल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट ने यस बोला, हिट रिस्पॉन्स। सिग्नल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट ने नो का रिस्पॉन्स दिया, मिस रिस्पॉन्स। दूसरे कंडीशन में सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहता या स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं रहता, फिर भी अगर सब्जेक्ट यस बोलता है तो वह रिस्पॉन्स फॉल्स अलार्म रिस्पॉन्स कहा जाएगा। यह तीसरे प्रकार का रिस्पॉन्स है, फॉल्स अलार्म। और सिग्नल प्रेजेंट नहीं है और सब्जेक्ट नो में रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ऐसे रिस्पॉन्सेस को करेक्ट रिजेक्शन रिस्पॉन्सेस कहा जाता है। यह चौथा रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सिग्नल डिटेक्शन थियरी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें 4 रिस्पॉन्सेस, हिट, मिस, फॉल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन। स्टिमुलस प्रेजेंट, सब्जेक्ट का आंसर यस, हिट। स्टिमुलस प्रेजेंट, सब्जेक्ट का आंसर नो, मिस। स्टिमुलस एब्सेंट, सब्जेक्ट का आंसर यस, फॉल्स अलार्म। स्टिमुलस एब्सेंट, सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स नो, करेक्ट रिजेक्शन। सो हिट, मिस, फॉल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन, ये 4 तरीके के रिस्पॉन्सेज सिग्नल डिटेक्शन थियरी के एक्सपेरिमेंट्स में हमें मिलते हैं। इन 4 रिस्पॉन्सेज में 2 रिस्पॉन्स सही होता है। पहला हिट, जिसमें स्टिमुलस प्रेजेंट है और सब्जेक्ट ने उसको डिटेक्ट किया। दूसरा करेक्ट रिजेक्शन, जिसमें स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है और सब्जेक्ट ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, नो का रिस्पॉन्स दिया। सो हिट और करेक्ट रिजेक्शन, ये 2 सही रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। इन्हीं दोनों रिस्पॉन्सेज को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है और यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ROC कर्व के नाम से जाना जाता है। मीन्स हिट और करेक्ट रिजेक्शन के रिस्पॉन्सेज को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो जो हमें कर्व मिलेगा वह ROC कर्व के नाम से जाना जाता है, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, और इसी के आधार पर हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिग्नल डिटेक्शन थियरी में किसी संकेत के प्रति संवेदनशीलता की माप की जाती है जिसमें नॉन सेंसरी फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता है। जब हम सिर्फ संकेत या उद्दीपन द्वारा ही संवेदनशीलता की माप करते हैं तो ऐसे संवेदनशीलता की माप को विशुद्ध संवेदनशीलता या प्योर सेंसिटिविटी मेजरमेंट कहा जाता है। इसे डी प्राइम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साइकोफिजिक्स में स्टडीज़ इन्हीं सब लॉज या सिग्नल डिटेक्शन थियरी पर बेस्ड होते हैं। जैसे वेबर्स लॉ में हम स्टैंडर्ड स्टिमुलस और डीएल के रेशियो को देखने की कोशिश करते हैं। फेक्नर्स लॉ हमें यह बताता है कि स्टिमुलस वैल्यू और सेंसेशन में किस तरीके का रिलेशनशिप पाया जाता है, मीन्स लॉगरिथमिक रिलेशनशिप पाया जाता है। और इन्वायरमेंट में सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल डिटेक्शन थियरी का यूज़ किया जाता है जिसमें हिट, मिस, फॉल्स अलार्म एंड करेक्ट रिजेक्शन के रूप में रिस्पॉन्सेज लेकर स्टडीज़ की जाती हैं। इस प्रकार साइकोफिजिक्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर समझा। पहले पार्ट में साइकोफिजिक्स क्या है, थ्रेशोल्ड्स क्या हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है, इसके बारे में समझा। दूसरे पार्ट में मेथड्स ऑफ साइकोफिजिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था जिसमें
मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई एंड मेथड ऑफ एवरेज एरर क्या है और इन मेथड्स का यूज़ कर हम एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने जाना कि वेबर्स लॉ क्या है, फेक्नर्स लॉ क्या है और सिग्नल डिटेक्शन थियरी क्या है। तो यहाँ साइकोफिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजी के किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक स्टे सेफ, लर्न साइकोलॉजी, एनहांस योर लाइफ। थैंक यू।